अब किले की दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। अगर उसके अंदर अनाज और पानी समाप्त होने लगे और बाहर से सप्लाई कट जाए तो अंदर बैठे लोगों को आखिरकार बाहर निकलकर लड़ना ही पड़ता है। वही हुआ। खिलजी ने किले को बाहर से नहीं तोड़ा, बल्कि अंदर आपूर्ति रोककर उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। और तभी सिसोदा के राणा लक्षा और उनके 7 बेटों को समझ आ गया कि जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो उन्होंने समर्पण करने के बजाय साका किया, यानी अंतिम सांस तक दुश्मन को काटते हुए लड़ना और रणभूमि में जान दे देना। और किले की औरतों ने जौहर किया। एक ही झटके में चित्तौड़ के रावल वंश का अंत हो गया था। लेकिन इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता। इस तबाही के बीच से एक नए दौर की शुरुआत होती है। हाँ, क्योंकि राणा लक्ष्मण का सिर्फ एक बेटा अजय सिंह घायल अवस्था में बच गया था, जिसे केलवाड़ा भेज दिया गया ताकि ब्लड लाइन जिंदा रहे। और वहीं से कहानी मुड़ी। राणा लक्ष्मण के सबसे बड़े बेटे अरि सिंह, जो युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी उर्मिला से एक बेटा था, जिसका जन्म 1302 में हुआ, हम्मीर। राइट। और हम्मीर का शुरुआती जीवन किसी राजा जैसा बिल्कुल नहीं था। वो गांव के भोले भाले लोगों के बीच अरावली की पहाड़ियों में पला बढ़ा। जब हम्मीर बड़ा हुआ तो चाचा अजय सिंह ने उसे बुलाया। उस दौरान मुंजा बलेचा नाम के एक भील विद्रोही ने बड़ा आतंक मचा रखा था। हम्मीर ने मुंजा बलेचा का सामना किया और उसे मारकर अपनी योद्धा क्षमता साबित कर दी, जिससे प्रभावित होकर अजय सिंह ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। ये पूरा दृश्य तो बिल्कुल किसी एपिक फैंटेसी मूवी जैसा महसूस होता है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के एरागॉन या गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो की कहानी हो। हा। एक खोया हुआ राजकुमार जो गांव में छुपा है, एक लोकल वॉरलॉर्ड को हराता है और अपने परिवार की लेगेसी वापस लेने आता है। एकदम वही वाइब है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हम्मीर का आना सिर्फ एक परिवार का बचना नहीं था, ये असल में सिसोदिया वंश की स्थापना थी, जिसे आगे चलकर मेवाड़ के सभी महान महाराणा आने वाले थे। लेकिन अपनी खोई हुई लेगेसी वापस पाना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। खिलजी ने चित्तौड़ का शासन जालोर के सोनागरा मालदेव को दे दिया था। और हम्मीर ने चित्तौड़ पाने के कई प्रयास किए, पर लगातार हार मिली। उसके रिसोर्सेस खत्म हो गए, साथी छोड़ गए। एक नेता जिसके कंधों पर वंश की उम्मीद टिकी हो, उसके लिए इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। अपनी सारी निराशा बताई, बिरवाड़ी माता ने उसे वापस मेवाड़ जाने को कहा और वादा किया कि उनका बेटा बरूजी उसकी सैन्य मदद करेगा। और सच में कुछ ही दिनों बाद खैरवारा में बरूजी पहुंच गया। और वो अकेला नहीं था, अपने साथ 500 काठियावाड़ी घोड़ों का एक बड़ा काफिला लाया था। एक हार चुके राजा के पास अचानक 500 नए घोड़े आ गए। ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन एक मिनट, मुझे इस बात पर थोड़ा डाउट होता है। सोचिए, दिल्ली सल्तनत जैसी महाशक्ति, जिसके पास लाखों सैनिक और हाथी थे, उनके सामने सिर्फ 500 घोड़ों से क्या बड़ा फर्क पड़ने वाला था। सुनने में ऐसा लग सकता है, पर इसी बात को समझने में युद्ध की सबसे बड़ी कूटनीति छिपी है। मैदाने जंग में और अरावली की पहाड़ियों में लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मतलब टेरेन का एडवांटेज। एग्जैक्टली। अरावली की सकरी घाटियों और उबड़-खाबड़ रास्तों में एक विशाल सेना जिसमें हाथी और भारी इन्फेंट्री हो, वो एक बड़ा बोझ बन जाती हैं। वो तेजी से मूव नहीं कर सकते। और इसके उलट काठियावाड़ी घोड़े अपनी रफ्तार और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बिना थके दौड़ सकते हैं। हाँ, हम्मीर का मकसद आमने सामने लड़ने का नहीं था। उसने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध शुरू किया। उसके सैनिक अचानक आते, सप्लाई लाइंस पर हमला करते, राशन जलाते और पहाड़ियों में गायब हो जाते। ये तो सच में गेम चेंजर था। 500 काठियावाड़ी घोड़े उस वक्त वैसा ही थे जैसे किसी छोटी आर्मी को नए फाइटर जेट्स मिल गए हों। सही कहा। इन घोड़ों ने उस समूह में ऐसी रफ्तार भर दी जिसका तोड़ सुल्तानत के भारी सैनिकों के पास नहीं था। और इसी बदलाव को देखकर राजनीति भी बदल गई। मालदेव ने देखा कि हमीर के पास अब सेना है और ताकत है, तो उसने अपनी बेटी सोंगारी की शादी हमीर से कर दी। खिलजीज को ये आपसी रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में मालदेव से चित्तौड़ छीनकर उसे मेड़ता भेज दिया। बस इसी गलती का फायदा उठाते हुए हमीर ने वापस आक्रमण किया और अंततः चित्तौड़गढ़ पर वापस कब्जा कर लिया। लेकिन चित्तौड़ को जीत लेना आखिरी अध्याय नहीं था। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। और तुगलक ने बदला लेने के लिए सेना भेज दी, जिसके बाद हुआ सिंगोली का युद्ध। हाँ, सिंगोली का युद्ध सिसोदिया सेना और दिल्ली सल्तनत के बीच। और इसके नतीजों को लेकर इतिहास में दो बिल्कुल अलग दावे हैं। राइट। एक तरफ नैन्सी रिख्यात,
जो 17वीं शताब्दी का क्रॉनिकल है वो कहता है कि हम्मीर ने दिल्ली के सुल्तान तुगलक को न सिर्फ हराया बल्कि 6 महीने तक कैद में रखा। और उसकी रिहाई के बदले 50 लाख रुपए नकद, 100 हाथी और अजमेर, रणथंबोर, नागौर जैसी जगह वसूली। पर वेट, एक सुल्तान को 6 महीने कैद में रखना, ये क्लेम थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? यही वजह है कि आधुनिक इतिहासकार जैसे G.H. ओझा और R.C. मजुमदार इस कैद वाली बात को संदेह की नजर से देखते हैं। उनका क्या तर्क है? उनका मानना है कि किसी भी समकालीन फारसी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है। अगर सुल्तान गायब होता तो देश में हाहाकार मच जाता। शायद किसी बड़े सेनापति को पकड़ा गया हो और बाद में कहानियों में उसे सुल्तान का नाम दे दिया गया हो। ये लॉजिकल लगता है। तो इस बहस में सच्चाई क्या है? देखिए, भले ही सुल्तान कैद हुआ हो या नहीं, दोनों ही नजरिए इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि सिंगोली के युद्ध में हम्मीर ने एक बड़ी मुस्लिम सेना को बुरी तरह हराया था। इसका प्रूफ भी था है ना। 1438 ईस्वी का एक जैन मंदिर का शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है। बिल्कुल। और नतीजा ये निकला कि मेवाड़ इसके बाद दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। हम्मीर ने खुद को महाराणा की उपाधि दी, जो आज तक चली आ रही है। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, मेवाड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जज्बा है। पत्थर युग के अहर लोगों से लेकर ग्रीक्स को हराने वाले मालवा रिपब्लिक तक, और फिर सब कुछ हारने के बाद 500 घोड़ों के दम पर चित्तौड़ जीतने वाले हम्मीर तक। ये जमीन कभी हार नहीं मानती। किसी के लिए भी ये कहानी सीखने लायक है कि कैसे रिसोर्सेज से ज्यादा रेजिलियंस यानी जुझारूपन मायने रखता है। सही बात है, संकल्प मजबूत हो तो बाजी पलट सकती है। और इसी सोच के साथ चर्चा का अंत एक नए विचार के साथ करते हैं। हमने देखा कि हम्मीर की जीत में उन 500 काठियावाड़ी घोड़ों का कितना बड़ा हाथ था। उन्होंने गेम ही पलट दिया। बिल्कुल, उनकी स्पीड ने सुपर पावर को हरा दिया। तो आज के दौर में सुनने वालों के जहन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, किसी भी छोटे देश या समूह के लिए ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या रिसोर्स है जो रातों रात उनकी ताकत इस हद तक बढ़ा सकती है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज के दौर का वो घोड़ा हमारा डेटा है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आज का अभेद्य किला और आज के घोड़े दोनों ही शायद डिजिटल हैं। इस पर विचार करना जरूरी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली बार नए तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सोचते रहिए और अपने दौर के घोड़े पहचानते रहिए।